खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पाना वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड के केदारनाथ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा जनता के बीच में जाने का काम शुरू हो गया है। बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हर्क सिंह रावत का भी नाम केदारनाथ सीट पर प्रत्याशी के रूप में इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हर्क सिंह रावत ने कहा कि मुझे अपनी क्षमता पर कोई भी शक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव मैदान में आता हूं तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए मेरे पीछे हजारों लोगों की टीम लगा देगी। वहीं उन्होंने कहा अगर कांग्रेस कोई दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो बीजेपी उस तरफ से चुनाव में एक्टिव नहीं होगी। हर्क सिंह रावत के इस बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हर्क सिंह रावत के बयान पर तंज करते हुए कहा कि खुद हर्क सिंह रावत ने अगर शब्द का इस्तेमाल करके अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा लिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव मैदान में खड़ा होता है उसे भी हार का सामना करना पड़ेगा। मुझे अपनी क्षमताओं पर वो नहीं है और मुझे अपनी लोकप्रियता पर केदारनाथ में अपनी लोकप्रियता पर भी मैं कम नहीं हूँ। मैंने बहुत सेवा की है केदारनाथ की, बाबा की भी बहुत सेवा की है, लेकिन मेरे मैदान में आते ही ये चुनाव भाजपा अगर 100 घोड़े लगाएगी, माना अगर कोई और लड़ेगा तो जब मैं मैदान में आऊंगा तो 1000 घोड़े दौड़ाएगी। और मैं कुछ इशारों में कह रहा हूँ क्योंकि मेरे मैदान में आते बहुत सारी शक्तियां जो कि कांग्रेस का दूसरा कैंडिडेट लड़ेगा, जो शक्तियां तब नहीं काम करेंगी। मेरे आते ही वो शक्तियां, सारी शक्तियां जो है काम करने लगेंगी। सिंह रावत जी कांग्रेस के सदस्य हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। पहली बात तो अगर शब्द बोल के उन्हें प्रश्न खड़ा करेंगे, अगर मुझे टिकट मिलता है, हम तो चाहते हैं कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशी हो, हम उसको हराएंगे और हराएंगे क्योंकि हमारे दल में पहले रहे हैं। व्यक्तिगत सुझाव यही है कि देवभूमि केदारनाथ की विधानसभा भाजपा की विधानसभा है, वो खुले न सही आंतरिक भाव से भाजपा जीते, इसकी आराधना बाबा केदार से करे। और क्योंकि कांग्रेस अगर उनको लड़ाती है। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही भाजपा और कांग्रेस में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं दोनों दलों में टिकट के दावेदार आधा दर्जन से ज्यादा हैं। केदारनाथ उपचुनाव सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्क सिंह रावत का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए हर्क सिंह रावत ने चुनाव लड़ने पर असहमति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर वे चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा से तो उनकी कड़ी टक्कर रहेगी ही, साथ ही साथ उनकी टक्कर कांग्रेस के भी नेताओं के साथ रहेगी। वही हर्क सिंह के बयान को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दोसानी ने कहा कि इस प्रकार का संघर्ष सबको करना पड़ता है, टिकट तो एक को ही मिलता है, जिससे कुछ लोगों को मायूसी जरूर होती है। हालांकि केदारनाथ में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नेता मिलकर कांग्रेस से जो चुनाव लड़ेगा उसको जिताने का काम करेंगे। रिपोर्टर हो जाऊं, फिर एडिटर हो जाऊं, फिर एडिटर हो जाऊं, चाहेगा नहीं चाहेगा। मैंने किसान भवन में हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, मैंने सब इंस्पेक्टर से अभी तो भर्ती कैसे हुआ, सिपाही हुआ। अब उस सिपाही से मैंने कहा भैया मैंने हरीश रावत की तरफ से मैंने तो सिपाही भर्ती हुआ तो सब इंस्पेक्टर हो गया, मैं तो मंत्री भर्ती हुआ राजनीति हो गया, वो बड़ी चौथी हूँ। तो इसलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ किसी को लड़ाएंगे, पार्टी जिसको लड़ाएगी उसके लिए। और मैं एक चीज बता दूंगा आपको, कोई हॉल लड़ाएगा चुनाव तो उसके लिए पूरी कांग्रेस लगेगी, मैं लड़ूंगा तो मैं भाजपा से लड़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। मैं कुछ अपना सोचना पड़ेगा मुझे। कुछ लोग सोचे यार इसकी राजनीति ही खत्म कर दो। नहीं, ये संघर्ष तो लगातार हर व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि जब एक को टिकट मिलता है तो दूसरे लोगों को मायूसी हाथ लगती है
और मुझे लगता है कि जो संगठन का सच्चा सिपाही होगा वो टिकट मिलने वाले के पीछे लग जाएगा तत्परता के साथ और निष्ठा भाव के साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो लोग टिकट ना मिलने की वजह से उद्वेलित हो जाते हैं, टिकट ना मिलने की वजह से आक्रोशित हो जाते हैं और कई लोग ऐसे में अति उत्साह में आकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव में ऐसा कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। एकमुठ और एकजुट है कांग्रेस पार्टी, जिसको भी टिकट मिलेगा उसके पीछे सारे कार्यकर्ता लाभबंद होंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को समझ में आ रहा है कि केदारनाथ उपचुनाव हमारे लिए हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। देश और दुनिया में उत्तराखंड को देवभूमि और पर्यटन प्रदेश के नाम से जाना जाता है और इसमें रानीखेत का भी विशेष स्थान है। रानीखेत के विधायक के प्रयास से रानीखेत में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, जिसका असर पर्यटन में सीधा दिखाई देगा। रानीखेत के बारे में मीडिया से बात करते हुए रानीखेत से भाजपा के विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा कि रानीखेत में विकास के काम लगातार किए जा रहे हैं। रानीखेत में जहां 18 किलोमीटर रोड को बेहतरीन बनाया गया है, वहीं अब जल्द ही एक स्टेडियम बनने जा रहा है और क्षेत्र में जल्द ही एक झील का निर्माण होने जा रहा है। इसलिए अब और ज्यादा पर्यटक यहाँ आएंगे। इन सभी कार्यों में कराने के लिए विधायक ने सीएम का आभार जताया। क्योंकि पर्यटन हमारा पहाड़ में मतलब मल्टीपल टाइम जो हमको रोजगार दे सकता है, उसके लिए पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारा पर्यटक कार्यालय मेरी विधायक बनने से पहले 8 साल पहले इसमें चालू हुआ। पर्यटक एकमात्र पर्यटक कार्यालय जो पर्यटकों को तमाम सुविधाएं देता है और जो यहाँ पर होटल खोलने वाले, मोटल खोलने वाले, रेस्टोरेंट खोलने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, स्थानीय युवा जिसमें आना चाहते हैं, उनको जो मार्गदर्शन करने वाला जो कार्यालय है, अगर वो 7-8 साल से बंद रहेगा तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी जागरूकता से हमारे पूरे जनप्रतिनिधि ने इसमें ध्यान दिया। तो मैंने आया सबसे पहले हमने पर्यटक कार्यालय खुलवाने का काम किया और जो हमारे रामनगर कॉर्बेट को रानीखेत से जोड़ते हैं, 18 साल से उसमें डामर नहीं हुआ था, उसमें गड्ढे ज्यादा और सड़क कम रह गई थी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध किया और मैं दिल्ली भी गया, माननीय गडकरी जी से मिला, उनसे अनुरोध किया और मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूरी सड़क में आज 40 हो गया, पिछले साल उसमें 25 हो गया, बहुत बढ़िया उसमें गाड़ियाँ चल रही है। और उसमें हमारी जो एकमात्र वहाँ पर फ्लाईओवर बनना था, वो फ्लाईओवर मुझे लगता है 6 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। और मेन तो क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक पर्यटक के आने की संभावना उतनी कम होती है। अब वो रोड कनेक्टिविटी हमारी वो बहुत अच्छी होगी और मैं माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री अजय टंडन जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उस सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए भी आदेश दे दिया है और बहुत जल्दी, क्योंकि उसके फॉरेस्टरी क्लियरेंस के पेपर बन गए हैं, वहाँ पेड़ों का निशान लग गए हैं और बहुत जल्दी हमारी जो रामनगर को रानीखेत भिजान और जो बद्रीनाथ को जो सड़क जोड़ती है उसको CRF से बनाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी काम में हो जाएंगे तो वहाँ के रोजगार के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी, पलायन कमी आएगी और पर्यटन भी बढ़ेगी और धार्मिक पर्यटन के साथ जो साहसिक पर्यटन है उसकी वजह पंचकेदार में केदार तुंगनाथ मंदिर का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य CBRI करेगा। संस्थान के विशेषज्ञ मंदिर का सर्वेक्षण कर चुके हैं। CBRI के विशेषज्ञ एक माह पूर्व मंदिर क्षेत्र का सर्वेक्षण कर चुके हैं। जल्द संस्थान रिपोर्ट श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को सौंपेगा। हकूकधारी लंबे समय से मंदिर के संरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। समुद्र तल से 11,942 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदार तुंगनाथ मंदिर विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। यह भगवान आशुतोष के बाहु भाग की पूजा होती है। वर्ष 1991 में आए भूकंप से मंदिर पर व्यापक असर पड़ा है, जिससे यहाँ जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। सभा मंडप की स्थिति दयनीय है। BKTC के आग्रह पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञ मंदिर का स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। इस संबंध में BKTC की रिपोर्ट भी सौंपा जा चुकी है और इसके अध्ययन के बाद BKTC ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की से भी राय मांगी थी। एक माह पूर्व CBRI के विशेषज्ञ तुंगनाथ मंदिर सहित मंदिर से लगे पूरे क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। जल्द ही संस्थान अपनी रिपोर्ट BKTC को सौंपेगा। BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय का अनुसार शासन ने CBRI को ही केदार के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना के साथ ही DPR तैयार करने को कहा है। देखिए, ऊखीमठ स्थित जो ओंकारेश्वर मंदिर है, जहाँ पर बाबा केदार के कपाट बंद होते हैं, उसके पश्चात शीतकाल में उनकी पूजा
वहीं पर होती है। और बाबा मदमेश्वर की जो शीतकालीन डोली है, शीतकालीन गद्दी स्थल है, वो भी ओंकारेश्वर मंदिर है। तो वो ओंकारेश्वर मंदिर में एक ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से कोठा भवन है जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है। और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और दैत्यराज बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह मंडप भी है, बड़ा ऐतिहासिक उसका महत्व है। तो वहाँ पर क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, वर्षों से, कई दशकों से स्थानीय जनता द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा उसके जीर्णोद्धार की, सौंदर्यीकरण की मांग की जा रही थी। तो हमने उसके जीर्णोद्धार के लिए कार्य योजना तैयार की थी। उसकी कार्य योजना 3 चरणों में हमने उसके लिए बनाई है। प्रथम चरण का जो निर्माण कार्य है वहाँ पर बहुत तेजी के साथ संपादित हो रहा है और लगभग हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही प्रथम चरण का निर्माण कार्य जो वहाँ पर है वो संपादित हो जाएंगे। और इसके पश्चात सेकंड फेज के जो निर्माण कार्य है उसके लिए भी DPR और डिजाइन इत्यादि की प्रक्रिया हमारी चल रही है। तो निश्चित रूप से जब ये सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे तो जो ऊखीमठ स्थित जो ओंकारेश्वर मंदिर है एक न्यू डेस्टिनेशन के रूप में ये उभरेगा और श्रद्धालुओं के लिए, देश दुनिया के जो श्रद्धालु जन है उनके लिए एक नए केंद्र के रूप में ये उभरेगा। इसी प्रकार से सिद्धि नारायण मंदिर, जहाँ पर की मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और कई सेलिब्रिटी वहाँ पर विवाह के लिए भी जाते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उसकी एक पहचान भी है। उसके विकास के लिए भी हम योजना बना रहे हैं, उसकी DPR इत्यादि भी तैयार की जा रही है। इसी प्रकार से विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो शिवालय है तुंगनाथ धाम में मेरे संज्ञान में आया था कि जो इसका सभा मंडप है उसके जो कुछ पत्थर हैं छत की वो ढीली हो रही हैं, उसके कारण से पानी इत्यादि अंदर आ रहा है। और जो सभा मंडप के जो दीवारें हैं, दीवारों के पत्थर भी कुछ हिल गए, ढीले पड़ गए हैं। तो उसके जीर्णोद्धार और उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी गत वर्ष मैंने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके महानिदेशकों को पत्र लिखा था और उसके अध्ययन करने के लिए उनसे अनुरोध किया था ताकि हम उस अनुरूप वहाँ पर जो भी मरम्मत के कार्य, जीर्णोद्धार के कार्य होने हैं वो संपादित कर सकें। उसके उन दोनों विभागों से ASI और GSI से हमको रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने अपने सुझाव हमको दिए हैं, तकनीकी मार्गदर्शन जो उनकी ओर से दिया जाना है। और इसके अलावा हमने CBRI रुड़की को भी इसमें विगत कुछ माह पूर्व पत्र लिखा था और उनसे भी उसका अध्ययन करने के लिए कहा था। CBRI रुड़की की टीम वहाँ पर विगत माह वहाँ पर गई थी, उन्होंने अपना अध्ययन पूर्ण कर लिया है। शीघ्र ही उनकी रिपोर्ट भी हमको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा हमने उसके जो निर्माण कार्य, जो मरम्मत के कार्य होने, जीर्णोद्धार के कार्य होने, उनके लिए सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करने के लिए शासन को भी पत्र लिखा था। तो शासन ने उत्तराखंड के मदरसों में अब जल्द ही संस्कृत के श्लोक भी गूंजते सुनाई देंगे, जिसे लेकर उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके अलावा मदरसों में अरबी भी पढ़ाई जाएगी। इसकी जानकारी उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून काजमी ने दी है। उनका कहना है कि दोनों प्राचीन भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड में मदरसा एजुकेशन बोर्ड और मदरसों में लगातार रिफॉर्म के चलते अब कई ऐसे नए प्रावधान किए जाएंगे जिन्हें अब तक तर्क संगत नहीं समझा जाता था। मदरसे को लेकर अब तक की धारणा खास तौर से एक अलग समुदाय की भाषा और कल्चर रखी जाती थी, लेकिन अब इसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून काजमी ने बताया कि मदरसा बोर्ड की संस्कृत शिक्षा विभाग के साथ चर्चा हो गई है। जल्द ही एक MOU यानी समझौता ज्ञापन करने के बाद उत्तराखंड के सभी रजिस्टर्ड मदरसों में संस्कृत शिक्षा का भी अध्ययन करवाया जाएगा। वहीं इसके अलावा पारंपरिक भाषा के रूप में अरबी शिक्षा का भी ज्ञान उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में दिया जाएगा। सर, हम उत्तराखंड देवभूमि जो अपने स्वभाव और अपने आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है, उसका आचरण और उसका जो स्वभाव है उसके अनुरूप हम उत्तराखंड वासी होने चाहिए। और ये चीज, इसमें कहीं धार्मिक टकराव नहीं। वो दो लैंग्वेज, 2 भाषाएं यानी अरबी और संस्कृत, ये एक दूसरे की पूरक हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों के कौशल विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं ताकि वो बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो भी इस राज्य के अंदर ऐसे फले फूले जैसे अन्य छात्र और छात्राएं फल फूल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS और IPS बने और मुख्य धारा में जुड़ करके अपने और अपने समाज का और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्हीं उद्देश्यों को सामने रखते हुए हम एक MOU साइन करेंगे संस्कृत विभाग के साथ।
हमारी जो संस्कृत विभाग के सचिव हैं माननीय दीपक जी, उनसे हमारी कई वार्ताएं हो चुकी हैं और उससे हम उत्सुक हैं कि कैसे हम अपने मदरसों के अंदर उन बच्चों को जो वहाँ पढ़ते हैं इस भाषा से रोशनास कराएं। तो मेरा ये मानना है कि अगर मौलवी को अरबी संस्कृत आ जाए और पंडित जी को अरबी आ जाए तो दोनों में बहुत बेहतर एक ऐसा संवाद बनेगा कि देश जो है जैसे गौरव की तरफ बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसके ऊपर अमल हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कोई भी वंचित नहीं रहेगा। और मदरसों में क्या हुआ है कि जो मदरसों के बच्चे उस वोट बैंक के कारण उन्हें मुख्य धारा से काटा गया, तो वो मेन स्ट्रीम से कट गए। तो हमारा प्रयास ये है और हर सरकार का प्रयास होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ेंगे और जितनी भी चीजें उनके कौशल विकास को आगे ला सकती हैं उसे हम करें। तो सभी खबरों का सिलसिला यही जारी रहेगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैं सोच रहा हूँ उतर के बाहर देखता हूँ। इसने सोचा उतरना क्यों, यही दिखा देते हैं। पोस्ट इन फ्लॉग रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ जो है सबकी सोच से आगे, नई महिंद्रा हीरो सोच से आगे। घर सीमेंट से नहीं भरोसे से बनता है, तभी तो इसमें परिवार रहता है। एक सीमेंट, भरोसा अटूट। मधुसूदन 100% देसी घी, purity tested by gas chromatography. Madhusudan Dahi, UHT milk and charge. आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं न्यू खबर की ओर। हल्द्वानी में भगवान वाल्मीकि की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर वाल्मीकि समिति के अध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा, लगातार 2 दिन से वाल्मीकि जयंती पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हल्द्वानी के लक्ष्मी प्राइमरी स्कूल बरेली रोड से भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने सहयोग दिया है। उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन समेत सभी लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर हल्द्वानी के विधायक सुमित निर्देश ने कहा कि भगवान वाल्मीकि लगातार हम लोगों पर कृपा करते चले आए हैं। हम लगातार वाल्मीकि जयंती पर शामिल होते हैं और इससे सबका प्रेम भाव बढ़ता है। वहीं इस मौके पर काराडूंगी विधायक वंशीधर पर मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि भगवान श्री वाल्मीकि जयंती हल्द्वानी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और हम हर वर्ष इसमें शामिल होते हैं। वहीं इस अवसर पर हल्द्वानी के नगर निगम मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल, कांग्रेस नेता ललित जोशी भी मौजूद रहे। देश भर में वाल्मीकि समाज के लोग इसका आयोजन करते हैं और सभी समाज के लोग इसमें शामिल होते हैं। भगवान वाल्मीकि जी का प्रकटीकरण हुआ था इस दिन, तो इससे लोग बड़े उत्साह से इसको मनाते हैं। हल्द्वानी में भी आज 2-3 जगह हो रहा है, कालाडूंगी में परसों को होगा। तो भगवान वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण मैं समझता हूँ सबसे लोकप्रिय रामायण है। भगवान का जो वर्णन उन्होंने अपने शब्दों में किया है वो ऐतिहासिक है, इसीलिए लोगों ने उसको भगवान का दर्जा दे दिया है। भगवान वाल्मीकि जी का प्रगति दिवस पर हम सबको बधाई देते, क्षेत्र वालों को उनके सुख शांति की प्रार्थना करते। किसी का जो योगदान भारतीय समाज के अंदर सनातन धर्म में वो अद्भुत है और वाल्मीकि समाज का भी जो योगदान हमारे क्षेत्र में है, देश में है, उनका लोहा सब मान चुके हैं। तो मैं सारे वाल्मीकि समाज को बधाई देता हूँ, वाल्मीकि भक्तों को बधाई देता हूँ, भगवान श्री वाल्मीकि को प्रणाम करता हूँ। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती का समारोह का आयोजन हो रहा है। एक बहुत भव्य यात्रा आज इस उपलक्ष्य में निकाली जाती है। भगवान वाल्मीकि जी जो रामायण के रचयिता थे और बहुत विद्वान प्रकांड थे और यह दिन सबके लिए शुभ दिन माना जाता है और हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा दिवस इसको माना जाता है। और विगत कई वर्षों से यहाँ पर ये आयोजन आज भव्य समारोह का होता है। तो सभी को इस प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। सभी को वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज हल्द्वानी में लंबे समय से जब वाल्मीकि जयंती का अवसर पर एक टोला निकलता है, सभी लोग सब लोग मिलकर उसमें भागीदारी करते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ
वाल्मीकि जयंती समारोह के सभी पदाधिकारियों को कि उन्होंने हमें भी यहाँ पर आमंत्रित करा है। एक सुंदर डोला, भव्य दिव्य डोला और सामाजिक समरसता का डोला यहाँ निकलता है। इसके लिए वाल्मीकि जयंती के अवसर पर राजधानी देहरादून के रायपुर में वाल्मीकि समाज की तरफ से विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्ष सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें अव्वल आने वाले प्रतियोगिताओं को डॉक्टर हर्ष सिंह रावत ने पुरस्कृत भी किया। इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्ष सिंह रावत ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और देश को धर्म के नाम पर विभाजित करने का काम करते हैं, उनको महर्षि वाल्मीकि से सीख लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम महर्षि वाल्मीकि की पूजा करते हैं, जो इस बात का संदेश है कि उनकी लिखी गई रामायण में हर चीज का विवरण संक्षिप्त रूप में किया है, जिसका आज शोध भी किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने ये बहुत बड़ी बात पूरे देश को और विशेषकर उन लोगों को जो सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और देश को जाति में, देश को विभाजित करने की कोशिश करते हैं, उनको सीख लेनी चाहिए। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में पूरा रामायण लिखा। ये एक बहुत बड़ी, मैं सोचता एक बहुत बड़ा एक संदेश है कि बरसात के मौसम में गांव हो या जंगल, सब जगहों में हरियाली होती है और मौसम भी खुशनुमा होता है। मानव जीव के साथ साथ इस मौसम का आनंद वन्य जीव भी उठाते हैं और बरसात के बाद जंगलों और आसपास के तराई क्षेत्रों में वन्य जीवों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है। जगह जगह वन्य जीव दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर बरसात के बाद उधम सिंह नगर जनपद के तराई पश्चिम वन विभाग में रौनक लौट आई है और जंगल में हर जगह भरपूर हरियाली है और इस मौसम का वन्य जीव भी आनंद उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मौसम में ज्यादातर वन्य जीव ग्रासलैंड, भूमि और पानी वाले क्षेत्रों में के आसपास दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण फोटो टूरिस्ट जोन में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि दूर दूर से आने वाले पर्यटकों को गुलदार और बाघ जैसे जानवर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। हर जगह तो पानी की अवेलेबिलिटी होती है, तो जानवर जंगल से ज्यादा बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जैसे बरसात खत्म होती है तो आप देखेंगे कि जो नदी के किनारे होते हैं, डांस वाले एरिया होते हैं, इनमें पानी थोड़ा रिसीड होता है, तो उस एरिया में नई घास आती है या चौड़, जिनको हम ग्रासलैंड बोलते हैं, चौड़ बोलते हैं, वो डेवलप होने लगते हैं। तो वहाँ पे भी जानवर घास की वजह से आते हैं, फिर बहुत रिसोर्सेज का मतलब अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसीलिए एनिमल्स के जो ऑप्शंस हैं वो भी इसी सीजन में आपको देखने को मिलता है। राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन में ओशो बोधोत्सव ध्यान केंद्र की तरफ से 17 से 20 अक्टूबर तक 3 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका थीम ओशो के जैन जीवन दर्शन पर है। इस बात पर ओशो वर्ल्ड पत्रिका के संपादक स्वामी चैतन्य केतक ने कहा कि जैन पर आधारित अपने मौलिक चेहरे की पहचान नाम की थीम पर इस ध्यान शिविर का आयोजन किया गया है। ओशो ने अपने अंतिम दिनों में एक विशेष विषय पर ज़ेन, उन पर करीब इतने प्रवचन दिए, आखिरी प्रवचन उनके ज़ेन पर ही थे, जिससे हमने 50-60 पुस्तकें बनी हैं उनकी। तो उसमें से थीम चुनी है, उसका नाम है द ओरिजिनल फेस, अपने मौलिक चेहरे की पहचान। ये मैं ऐसा शिविर पहली बार सिर्फ देहरादून में ही कर रहा हूँ, कहीं नहीं कर रहा हूँ। और देहरादून ओशो कम्यून जो है, ओम बोधिसत्व कम्यून, उनको ये बात रुचिकर लगी कि थोड़ा अलग तरह का शिविर हो रहा है। और ज़ेन में कहते हैं कि ओशो, ज़ेन मास्टर को भी ओशो ही पुकारा जाता है, और वो कहते हैं कि जब तक आप ध्यान में अपने मौलिक चेहरे की खोज नहीं करेंगे, वो चेहरा जो आप अपने जन्म के साथ साथ लाए थे, इतने निर्दोष नहीं हो जाएंगे। तो चलिए उत्तराखंड के खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।